नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा विषय चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए और उसका जो मुख्य सिद्धांत है वो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल मतलब प्रयास और एरर मतलब त्रुटि, यानी कि बार बार प्रयास करना, गलतियां होना, फिर उनसे सीखना। तो आइए शुरू करते हैं इसको। थॉर्नडाइक जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी के जनक के रूप में थॉर्नडाइक को जाना जाता है। उनका जन्म हुआ था 1874 में और मृत्यु हो गई कब? 1949 में। तो कुछ इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको जाननी है थॉर्नडाइक के बारे में। तो थॉर्नडाइक को क्या बोला जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कहने का मतलब क्या है कि एक थॉर्नडाइक कहता है कि जो अधिगम जो होता है वो दो चीजों के बीच में संबंध के परिणाम स्वरूप होता है। कौन कौन? स्टिमुली मतलब जो जो व्यक्ति किसी चीज के प्रति रेस्पॉन्स दे रहा है, यानी कि सीखने वाला व्यक्ति वो, और उसका प्रतिक्रिया क्या थी, यानी कि कोई चीज अपन को दिखाई दी, कोई उद्दीपक अपन को दिखाई दिया, कोई चीज दिखाई दी, तो उस पर अपन ने रेस्पॉन्स क्या किया, उससे हम लोग सीखते हैं। ठीक है, आगे और चीज को क्लियर करेंगे। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज एसआर थ्योरी। एस फॉर स्टिमुलस उद्दीपक और आर फॉर रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी इसको हिंदी में कहते हैं। क्या क्या नाम और है इसका? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल इंटेलिजेंस। उन्होंने क्या किया? जानवरों की बुद्धिमत्ता पर उन्होंने कुछ प्रयोग किए। कब किए प्रयोग? 1898 में। और एक बुक लिखी थी उन्होंने, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, और ये बुक कब लिखी? 1913 में। द थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज पेन एंड प्लेजर थ्योरी, और इस थ्योरी को पेन एंड प्लेजर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके क्या क्या नाम है? बॉन्ड और कनेक्टिज्म। कनेक्ट मतलब जो होता है ना, कनेक्शन किसी के साथ में, तो कनेक्शनिज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग। संबंधवाद जिसको कहते हैं, दो चीजों के बीच में संबंध। और दो चीज कौन कौन सी है? जो व्यक्ति सीख रहा है वो और उसकी अनुक्रिया, यानी कि जो उद्दीपक हमारे सामने आया, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध से सीखा जाता है। तो ये बात यहाँ पर ये बता रहा है। आगे अपन देखते हैं थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी उसके बारे में कुछ बातें अपन जानते हैं। क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी बातें बताई गई है। द लर्निंग थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल एसआर फ्रेमवर्क ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी। व्यवहारवाद का जो मनोविज्ञान है उसमें एसआर यानी कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बारे में बात की गई है। हम कोई भी व्यवहार करते हैं तो किससे करते हैं? कोई ना कोई उद्दीपक हमको दिखाई देता है और उसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, उसी से हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। तो आगे कह रहा है ये लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन फॉर्मिंग बिटवीन स्टिमुली एंड द रेस्पॉन्स। सच एसोसिएशन और हैबिट्स बिकम स्ट्रेंथेंड और वीकेंड बाय द नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसआर पेयरिंग्स। यानी कि कोई व्यक्ति कितनी अनुक्रिया कर रहा है। मान लो कोई हमको उद्दीपक दिख रहा है और उसके प्रति हम अनुक्रिया ही नहीं कर रहे, उदासीन है, तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। और अनुक्रिया करेंगे तो हमारे सीखने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। तो बेसिकली यहाँ पर बात आ रही है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया और उसके प्रति व्यक्ति को उद्दीपन, उसका पुनर्वलन मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है उत्तर देने के लिए, कुछ उसको प्रेरणा मिल रही है कि मैं उसका उत्तर दूं, और बार बार उसका वो उत्तर देने का प्रयास कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ सीखेगा जरूर। आगे देखते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग। अब इसके द्वारा सीखते कहते हैं, यानी कि प्रयास और त्रुटि, ट्रायल और अर्निंग, जो ट्रायल और एरर जो होती है उससे व्यक्ति सीखेगा कैसे, मतलब सीखने में उसका क्या प्रक्रिया है, कैसे। यहाँ पर एक बात करते हैं, डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइज्म अटेम्प्ट्स टू लर्न सॉल्व ए प्रॉब्लम बाय ट्राइंग अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज अंटिल ए करेक्ट सॉल्यूशन और डिजायरेबल आउटकम इज अचीव्ड। इसमें क्या करना होता है? किसी एक समस्या को लेकर के तब तक प्रयास किया जाता रहता है जब तक कि उसका समाधान नहीं निकल जाता। बार बार ट्राई करो, गलतियां होंगी, फिर ट्राई करो, फिर गलती होंगी, फिर ट्राई करो, फिर गलती होंगी। इस तरीके से समस्या का समाधान मिलने तक ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके माध्यम से इसमें बताया गया है कि यूजुअली मतलब सामान्य रूप से इसमें ये चीज इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी? ए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड नंबर ऑफ एरर्स बिफोर करेक्ट बिहेवियर इज लर्न्ड। यानी कि जब तक व्यक्ति सही व्यवहार करना नहीं सीख जाता तब तक उसको लगातार क्या करता रहना पड़ता है? प्रयास करते रहने पड़ते हैं, और उससे गलतियां भी होती रहती है। दूसरा, मोटिवेशन टू अचीव ए गोल। अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी लक्ष्य को पाने का मोटिवेशन ही नहीं हो तो वो प्रयास क्यों करेगा? बताओ, हम किसी भी चीज का प्रयास क्यों करते हैं?
ताकि हम उस समस्या को दूर करना चाहते हैं या हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं, यानी कि हमारे पास में क्या है, कोई ना कोई लक्ष्य है। तो इसमें दूसरी चीज क्या होगी, मोटिवेशन। दूसरा है, तीसरे नंबर पे है एक्सप्लोरेशन, आइदर रैंडम और पर्पजफुल, यानी कि ये जो हमारा सीखना है, प्रयास है, ये रैंडमली भी हो सकता है या किसी उद्देश्य के लेकर के भी हो सकता है। मान लो अपन को कोई चीज अचीव करनी है, तो हमारा पर्पज है कि हमको ये चीज सीखनी है या हमको ये काम करना है, तो पर्पजफुल भी हो सकता है और रैंडमली भी हम किसी चीज को ट्राई करके देख सकते हैं कि क्या पता हमको आंसर मिल ही जाए। अगला है रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है किसी काम को करा तो हमको क्या उसका पुरस्कार स्वरूप हमें क्या चीज मिली। द करेक्ट रेस्पॉन्स इज रिवार्डेड which will lead to repeat the performance of the correct response standard in the association between the behavior and its outcome। देखो एक बात बताओ, जब कोई बच्चा कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखता है तो मैडम उसको क्या दे देती थी, टीचर उसको क्या देते हैं, गुड दे देते हैं, वेरी गुड गुड। तो वो क्या है, उसका करेक्ट बिहेवियर को उसको क्या मिल गया, रिवार्ड मिल गया कि आपने बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा, ये लीजिए आपको हम वेरी गुड दिया या शाबाशी दे दी, पूरी क्लास के सामने उसकी तारीफ कर दी। तो ये क्या, उसका करेक्ट बिहेवियर को क्या मिला है, रिवॉर्ड। दूसरी तरफ अगर मान लो इसमें तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर मान लो कोई ठीक व्यवहार नहीं करता है तो बदले में उसको क्या नहीं मिलता, रिस्पॉन्सिबल नहीं मिलता है, तो उस व्यवहार को करने के लिए वो ऐसा लगता है कि भाई ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो इसमें लिख रहा है वंस लर्न्ड बिहेवियर विल यूजुअली बी परफॉर्म क्विकली एंड विद फ्यूअर एरर्स। और एक बार अगर किसी व्यवहार को सीख लिया जाए तो उसको बार बार जब दोहराया जाएगा तो अब उसमें गलतियां कम होंगी। जैसे मान लो अपन कभी भी शुरू में कोई भी बाइक चलाना सीखता है और भी कुछ काम सीखते हैं तो शुरू में बहुत गलतियां होती है। जैसे अभी तुम पीपीटी बनाना सीख रहे हो तो तुमको पीपीटी बनाने में बहुत सारी गलतियां हो रही है, चीजें समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब एक बार तुम सीख जाओगे तो जितनी बार तुम पीपीटी बनाते जाओगे उतनी बार तुम्हारा बनाने का तरीका जो वो सुधरता चला जाएगा, गलतियां होना ऑटोमेटिकली और भी ज्यादा कम हो जाएंगी। तो बस यही बात यहाँ पर ये बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया, इस प्रयोग के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि एक पजल बॉक्स उन्होंने लिया था और उस पजल बॉक्स के अंदर क्या बंद कर दिया था उसने, और उस बाहर क्या लटका दिया था, मछली को, है ना। बॉक्स के अंदर बिल्ली थी और बाहर क्या था, मछली, और वो जो मछली थी उसको दिखाई दे रही थी, किसको, बिल्ली को, और वो उसको पाना चाहती थी। तो वो क्या करती है, उस तक जाने के लिए वो उधर से उधर पंजे मार के देखती है, इधर से उधर उछलती कूदती है, और एक बार उसका जो पैर होता है वो उस लीवर पे पड़ जाता है जिससे कि वो गेट खुलता है। तो उसको लगता है, पहली बार में तो उसको समझ में नहीं आता, वो बाहर जाकर के वो ले आती है, लेकिन फिर दोबारा ऐसा करती है तो वो देखता है कि हर बार जब बार बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो हर बार उस लीवर पर पैर रखने में जितना समय लग रहा था बिल्ली को, वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और एक ऐसा समय आता है जब बिल्ली इधर की उधर की उछल कूद नहीं करती है, सीधे जब भी उसको मछली दिखाई देती है वो सीधे लीवर में पैर दबाना सीख जाती है, यानी उसको पता लग जाता है कि इस बॉक्स में लीवर किस जगह पे है और इस लीवर में पैर दबाने से गेट खुलता है और मुझे खाना मिल जाता है। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या है, ट्रायल एंड एरर करते 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 धीरे धीरे जो एरर वाला पार्ट था, त्रुटि वाला पार्ट था, वो कम होता गया। अब उसको कम प्रयास में ही सीधे क्या मिल जाती, सफलता मिल जाती है। समझ में आ रही है बात। चलो एक और उदाहरण देता हूं मैं तुमको इस चीज पर, जो इससे अभी यहाँ पर रिलेटेड नहीं है, इसको तो पढ़ेंगे अपन। एक बार क्या होता है कि एक फेमस पत्रकार होता है, कोई भी ऐसे, उसका नाम मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है पर समझने के दृष्टिकोण से लेते हैं, बहुत प्रसिद्ध पत्रकार होता है। तो वो क्या करता है, एक पेंटिंग बनाता है और उस पेंटिंग को बनाने में उसको 30 सेकंड लगते हैं, केवल कितने सेकंड, 30 सेकंड, और 30 सेकंड में वो बहुत अच्छी पेंटिंग बना देता है। जब उसकी पेंटिंग बिकती है तो वो मतलब बहुत महंगे पैसों में बिकती है, मतलब मान लो डॉलर वगैरह लाखों डॉलर में ऐसे बिकती है वो 30 सेकंड में बनाई हुई पेंटिंग। तो कोई पूछता है उससे, भाई कि तुमने ऐसा क्या करा भाई 30 सेकंड की पेंटिंग तुम्हारी इतनी महंगी बिक रही है, मतलब इसमें तो तुम्हारी कोई मेहनत भी नहीं थी, 30 सेकंड ही तो लगे तुमको। तो वो उत्तर देता है कि मुझे ये 30 सेकंड लगाने में मेरी पिछली 30 साल की मेहनत है, जो 30 साल से मैंने प्रैक्टिस की है उसकी वजह से मैं 30 सेकंड में इतनी अच्छी पेंटिंग बना पाया हूँ। तो ये जो मेरे को पैसे मिले वो 30 सेकंड के काम के नहीं बने, मेरी 30 साल की जो मेहनत है उसकी वजह से मिले। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर हम किसी चीज को इतनी ज्यादा बार हमने प्रैक्टिस कर ली, ट्राई कर लिया, अभी इसमें आगे पढ़ेंगे अभ्यास का नियम वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह जो भी चीज है, इसी थ्योरी के आधार पर वो नियम निकले, इनको बोलते हैं लॉज ऑफ लर्निंग, अधिगम के नियम। अभी इसी थ्योरी में वो नियम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में एक एक चीज को पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक पुट ए हंग्री कैट इन ए पजल्ड बॉक्स एंड प्लेस्ड फिश जस्ट आउट ऑफ रीच, यानी कि उसने एक डिब्बे में क्या कर दिया, उसको बिल्ली को बांध दिया और मतलब उसके अंदर बंद कर दिया, और बाहर उसने क्या लटका दी, एक फिश जो कि बिल्ली के हाथ में नहीं आ सकती, थोड़ी दूर थी। एट फर्स्ट द कैट टू एस्केप फ्रॉम द बॉक्स थ्रू ट्रायल एंड एरर रैंडम वॉलंटरी मूवमेंट्स, वो इधर उधर उछलती करती है और गलती से उसका पैर लीवर में पड़ता है और वो उससे बाहर आ जाती है। Eventually the cat accidentally pulled the string escaped from the box so that it could reach its reinforcement the fish। जैसे ही वो गेट खुलता है उसको क्या मिल जाती है, मछली।
When the cat was put back in the box, once again went through a series of incorrect response before pushing the lever. The cat became progressively quicker and escaping and had fewer incorrect behavior. जो मैंने बताया था वही लिखा हुआ है कि वो धीरे धीरे बार बार जब ये प्रक्रिया दोहराई जाती है तो उसको जो पहले जितनी दिक्कत आ रही थी वो गेट को खोलने में, और हर बार हर प्रयास के साथ में उतनी ही जल्दी वो क्या करने लग जाती है, उस गेट को खोलने लग जाती है। वो सीख जाती है कि इस बटन को, इस लीवर को मैं दबाऊंगी तो इसका गेट खुल जाएगा। और मुझे रीइंफोर्समेंट क्या बताओ इस जगह पर, उसका पुनर्बलन किससे मिल रहा है उसको? मछली से। मछली है ना बाहर, भाई उसको क्यों कर रही है इतना सारा? उसके सामने लक्ष्य दिखाई दे रहा है उसको कि मैं इसको गेट खुल गया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, तो इसलिए वो प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट जो है वो फिर आगे देखो इसके फीचर्स क्या है। देखो ये व्यक्ति है, ये जो है बेचारा रो रहा है और इसने क्या किया है, धनुष से इसमें निशान लगा रहा था और ऐसा परेशान हो गया, एक भी निशान इसके गोल पे नहीं लग रहा, इधर उधर लगते जा रहे हैं, सब तीर लग रहे हैं। अब इसका निशान बार बार जब प्रयास करेगा तो कभी ना कभी तो उसका निशाना केस पे लग जाएगा, बीच में जाकर के लग जाएगा। तो कह रहा है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, मतलब ये ऐसी नहीं है कि तुरंत होने वाली प्रक्रिया है, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। फॉर लर्निंग टू अकर द लर्नर मस्ट बी डेफिनेटली मोटिवेटेड, और इसके लिए एक सबसे जरूरी चीज क्या है कि जो सीखने वाला व्यक्ति उसमें उत्साह होना चाहिए, वो उसके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। अगर वो उसके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है तो बताओ बार बार प्रयास करने की क्षमता किसके अंदर होगी? जो मोटिवेटेड होगा उसके अंदर, या जो मोटिवेटेड नहीं होगा? मोटिवेटेड व्यक्ति जो होगा वही बार बार प्रयास कर पाएगा। द लर्नर्स मेक्स रैंडम एंड वेरिएबल रिस्पॉन्सेज, यानी कि वो बार बार प्रयास करता है, उसको भी नहीं पता कि वो क्या प्रयास कर रहा है, कभी वो इधर ये वाली चीज ट्राई करता है, कभी दूसरी चीज, कभी तीसरी चीज, कोई फिक्स थोड़ी है, पता नहीं सफलता किससे मिल जाएगी। आगे सम रेस्पॉन्स लीड टू द गोल, कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसको गोल के करीब लेकर के जाती है, तो वहां से उसको थोड़ा सा संतुष्टि मिलती है कि चलो मैं थोड़ा और करीब गया मेरे लक्ष्य के। समझ में आ रही है बात? सम रेस्पॉन्सेज डू नॉट लीड टू द गोल, अनोइंग रिस्पॉन्सेज, और कुछ ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं जो कि गोल तक नहीं पहुंचते। मान लो अब ये तीर चला रहा है, एक तीर ऐसा इसका बाहर चला गया, नीचे गिर गया, तो उससे उसको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन एक तीर ऐसा जो ये पीले वाले पर नहीं लगा लेकिन लाल वाले पे लग गया, तो उसको लगेगा बस थोड़ा सा ही दूर हूं मैं बस अपने गोल से। समझ में आ रही बात? तो कुछ रिस्पॉन्स जो है हमको लक्ष्य तक पहुंचने वाले लगते हैं, कुछ ऐसे लगते हैं जो लक्ष्य से अभी बहुत दूर प्रतीत होते हैं। आगे कहता है ये which increase the trial and satisfying responses with the standard, जो चीज उसको सेटिस्फाइड देती है वो उससे अपने प्रयास और बढ़ा देता है कि बस अब तो मैं पहुंचने वाला हूं। होता है कि नहीं होता? ऐसा अपन भी कहीं जा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, जब अपन को लगता है बस लक्ष्य मिलने ही वाला है, तब अपनी स्पीड को अपन और तेज कर देते हैं कि बस थोड़ी सी मेहनत और अपन लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। The time take to perform the task to repeat the satisfied response decrease with the successive ट्रायल्स। तो इसमें वही वाली बात है वो बिल्ली वाले प्रयोग में कि हमारा जो प्रयास है उसमें जो समय लग रहा है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। मान लो किसी चीज को करने में हमको पहले 10 घंटे लगे तो उस काम को हम 8 घंटे, रिवीजन करते हैं अपन, पढ़ाई करते हैं, पहली बार कोर्स करते हैं तो पूरा कितने महीने लग जाते हैं, 4 महीने में जाकर कोर्स होता है। दूसरी बार रिवीजन करते हैं तो 1 महीने में जाकर रिवीजन होता है, तीसरा रिवीजन 15 दिन में हो जाता है, चौथा रिवीजन 10 दिन में हो जाता है, और लास्ट में एग्जाम आती है तो 1 दिन में अपन पूरे सिलेबस का रिवीजन करके चले जाते हैं। तो काम वही था, लेकिन अभी हमारे जो प्रयास है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो हमको जो उसमें लगने वाला समय वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। समझ में आ रही है बात? समझ पा रहे हो चीजों को? तो ये बेटा इसके फीचर्स हैं, इसकी विशेषताएं हैं ट्रायल और एरर की। अब बात करते हैं इस सिद्धांत के आधार पर, ये प्रयोग जो इसने किया ट्रायल और एरर वाला, इससे जो क्या क्या नियम निकल के आए, इसने कुछ नियम बताए बेटा, फेमस नियम है, बार बार पूछे जाते हैं। 3 नियम जो है इसके मेन नियम है, इनको बोलते हैं थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग। जब भी कभी बात आए कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांतों के बारे में बताइए, तो कितने मुख्य नियम है? 3। और सेकेंडरी नियम जिनको सबऑर्डिनेट नियम बोलते हैं, सबऑर्डिनेट लॉज बोलते हैं, या गौण नियम जिनको बोलते हैं, वो कितने? 5। तो देखो 3 नियम कौन कौन से? द लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, और तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। तो ये 3 नियम अपन को ध्यान में रखने। कौन कौन से नियम है? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये 3 तो मुख्य है। बाकी के और है लॉज ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉज ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ पोटेंसी, प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, लॉज ऑफ रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी और लॉज ऑफ एसोसिएटिव शिफ्ट, ऐसा करके और भी कई सारे नियम है, लेकिन उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। अपन एक एक करके अपन इन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन लॉ ऑफ लर्निंग की। लॉ ऑफ लर्निंग क्या चीज है? देखो बेटा, लॉ ऑफ लर्निंग किसके बारे में बात करता है? इमोशनल रिएक्शन ऑफ द लर्नर। सॉरी, लॉ ऑफ लर्निंग में पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, यहां से देखते हैं अपन इसको, है ना। लॉ ऑफ रेडीनेस किसकी बात करता है? फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ द लर्नर, यानी कि आप सीखने के लिए बैठे हो, क्या आप तैयार हो? किस किस रूप में तैयार हो? फिजिकल रूप से तैयार हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दौड़ने का बात हो रही है और आपके पैर में चोट लगी हुई है तो आप दौड़ना कैसे सीखोगे? नहीं सीख पाओगे। समझ में आ रही है बात? और या फिर आपको मेंटली आप डिस्टर्ब हो तो पूरा ध्यान नहीं रह पाएगा, अटेंटिव नहीं रह पाओगे।
और इमोशनल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमोशनली आप डिसबैलेंस हो, आपका मन नहीं कर रहा है उस जगह पर, तो ये तीनों चीजें होंगी तभी जाकर के कोई व्यक्ति तत्पर हो पाएगा किसी भी चीज को सीखने के लिए। जैसे इसमें दे रखा है कोल्ड रूम इज इक्वल्स टू नेगेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस। मान लो एक ऐसा रूम है जिसमें ठंड लग रही है और तुम्हारे पास में गर्म कपड़े नहीं है और सर्दी लग रही है तुमको, तो तुम उस रूम में बताओ तुम कैसे, मतलब कोई भी चीज सीखना वगैरह तो बात की बात है, पहले तुम्हारा ध्यान तो अपनी फिजिकल डिस्कंफर्ट पे जा रहा है ना, तुम शारीरिक रूप से ऐसे महसूस कर रहे हो, और जब व्यक्ति शारीरिक रूप से ऐसे होएगा तो मानसिक रूप से ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएगा, तो उसके सीखने की जो चीजें वो नेगेटिव नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएंगी। दूसरा है बेटा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। इसमें क्या है, एनकरेज रिपीटिशन टू एक्वायर स्किल्स, यानी कि अभ्यास करने से क्या होता है, जो स्किल को अपन सीखना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास से एक व्यक्ति दक्ष बनता है। समझ में आ रही है बात? तो बस वही चीज बता रहा है कि अगर हमको किसी चीज को सीखना है, उस चीज तक पहुंचना, लक्ष्य तक पहुंचना है, तो अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे जो होगा एनकरेज होंगे आप उस काम को करने के लिए। और यहाँ पे लिखा भी है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वही वाली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। अब आता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है, इमोशनल रिएक्शन ऑफ द लर्नर, पॉजिटिव आउटकम्स, रिपीट बिहेवियर। देखो प्रभाव क्या चीज है, अगर हम जो काम कर रहे हैं और उससे हमें सफलता मिलती जा रही है, उसके निकट हम पहुंचते जा रहे हैं, तो बताओ हम प्रयास करना और ज्यादा बढ़ा देंगे या कम कर देंगे? अगर हमारे प्रयासों से हमें सफलता के निकट हम पहुंच रहे हैं, तो हम प्रयासों की जो सीमा है वो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे? बढ़ा देंगे ना, क्योंकि हमको लगेगा बस मंजिल अब मिलने वाली है। समझ में आ रही है बात? तो उसी को कहते हैं कि यदि लर्नर के द्वारा की गई गतिविधियों का प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो वो अपने प्रयासों की चीजों को और बढ़ा देते हैं, यानी कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसका और ज्यादा बढ़ जाता है। समझ में आ रही है बात? अब एक एक चीज को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, मैं इनको एक एक चीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। ये तत्परता का नियम में वही बात है जो अभी अपन ने शॉर्ट में समझी, उसी को थोड़ा सा और देखते हैं। द लॉ स्टेट दैट व्हेन ए conduction units is ready to conduct, for it to do so is satisfying. When a conduction unit is not ready to conduct, conduction का मतलब समझ रहे हो, काम करने वाला। काम करने वाला कौन है यहाँ पर? सीखने वाला। तो कह रहा है कि when the conduction unit is not ready for it to conduct is annoying, when a conduction unit is ready to conduct, not to conduct is also annoying। समझो इसके कहने का मतलब, कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है और उसको सिखाया नहीं जा रहा, तो ये भी परेशानी का कारण है। कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं है लेकिन उसको जबरदस्ती सिखाया जा रहा है, तो ये भी क्या है? परेशानी का कारण है। जो व्यक्ति सीखने के लिए नहीं तैयार है अभी, तो पहले उसको तैयार करो फिर सिखाओ, और जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है उसको वेट मत कराओ, उसको तुरंत ही चीजें सिखाओ। समझ में आ रही है बात? समझ गए क्या? जो सीखने के लिए तैयार है उसको तुरंत सिखाया जाना चाहिए, उसको अगर तुम इंतजार कराओगे तो वो उसके लिए परेशानी का कारण बनेगी। समझ में आ गई बात? अगला देखो, जैसे होता नहीं है कभी कोई पढ़ी हुई चीज को दोबारा पढ़ाया जाए, तो जिन बच्चों को वो आता है तो उनको लगता है बोरिंग सा लगता है कि क्या है वही चीज पढ़ा रहे हैं, कुछ नया तो पढ़ा रहे नहीं है। होता है कि नहीं होता ऐसा? यानी कि उन लोगों को वो चीज में वो पहले से सीखे हुए हैं, तो वो सीखना नहीं चाह रहे अब दोबारा से उस चीज को। समझ में आ रही है के बाद? दूसरा, दिस लॉ एम्फेसाइज the role of readiness or mental set of the participant in the learning process. If the child is ready to learn, learning occurs faster. If he is not ready and learning is imposed, it becomes annoyed only. If he is ready and he is denied the opportunity, it is also become annoying to him। ये बात वही है। देखो सीधा सा हिसाब है, किसी को तुम पढ़ाना चाह रहे हो, वो उदाहरण सुना ना तुमने कि घोड़े को पानी के स्थान तक तो लाया जा सकता लेकिन उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो वही बात है, किसी को हम व्यवस्था दे सकते हैं, उसके सामने परिस्थितियां रख सकते हैं, उसको वातावरण दे सकते हैं, लेकिन अंत में सीखना और नहीं सीखना, कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है तो उसका अधिगम जल्दी होगा, और जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उसकी अधिगम अभी शुरू ही नहीं हो पाएगा। सबसे मेन चीज होती है सीखने के लिए तैयार होना, यही यहाँ पर नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस। बताओ समझ में आया कि यहाँ तक की बात? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? चलो आगे देखते हैं कि अब ये लॉ ऑफ रेडीनेस है, इसको अगर हम एज ए टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लासरूम में इसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है, क्लासरूम में अपन इस चीज को कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो कह रहा है टीचर मस्ट वेट टिल लर्नर इज रेडी टू लर्न एंड गिव एक्सपीरियंस हेल्प टू एनहेंस रेडीनेस। इसका मतलब क्या है, टीचर को क्लास में जब तक के लिए इंतजार करना चाहिए जब तक सभी बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो जाए, और अगर बच्चे तैयार नहीं है तो उनको अपने अनुभव के द्वारा और गतिविधियों के द्वारा बच्चों को पहले पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक अच्छा टीचर कभी भी क्लास में जाते ऐसा पढ़ाना शुरू नहीं करता है। वो पहले बच्चों को थोड़ा कंफर्ट करेगा, उनसे थोड़ी बातचीत करेगा, उनको प्रीवियस नॉलेज से जोड़ेगा और थोड़ा एक अधिगम का वातावरण पहले तैयार करेगा। जब उसको लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है, तब जाकर के वो क्या करना शुरू करेगा, अपना पढ़ाने का काम शुरू करेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट इन वेरियस सब्जेक्ट मे बी गिवन टू डिटरमाइन द थ्रू क्या लिख रहा है ये, थोरोनेस ऑफ लर्नर्स, यानी कि
कोई जो व्यक्ति जो अधिगम करता है वो किस प्रकार से सीख रहा है, उसकी अधिगम किस तरह का चल रहा है, तो क्या किया जा सकता है, उनको थोड़े से टेस्ट दिए जा सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, उनका एक तरह का दृष्टिकोण जानने के लिए कि भाई ये जो सीखने वाले व्यक्ति है इनका अधिगम के प्रति रुचि है भी कि नहीं, इनका क्या दृष्टिकोण है, कैसा दृष्टिकोण रखते हैं ये सीखने की प्रक्रिया के प्रति। समझ में आ रही बात? तो उसके लिए ये काम किए जा सकते हैं ताकि जो विद्यार्थी है जो अधिगम करता है वो सीखने के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके, उसकी स्थिति का हमको पता लग सके। समझ में आई की बात? तो लॉ ऑफ रेडीनेस समझ में आया। सबसे पहले क्या कहते हैं इसको, तत्परता का नियम। और ये नियम बताता है कि जब तक अधिगमकर्ता सीखने के लिए तत्पर नहीं है तब तक उसको सिखाया नहीं जा सकता। और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर है तो उसको इंतजार करवाना ठीक नहीं है, उसको फिर तुरंत सिखाया जाना चाहिए। अगला देखते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। This law implies the strengthening of stimulus response connection with the practice and their weakness when practice is not continued. The law is split into two. They are, मतलब कह रहा है ये कि देखो सीधा सा हिसाब है, कोई चीज को अगर अभ्यास जितना ज्यादा किया जाएगा तो उतना ही ज्यादा वो चीज क्या होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी। तो उसी चीज पर ये आधारित है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का जो संबंध है वो किससे गहरा बनेगा, अभ्यास से। किसी चीज को जैसे क्रिकेटर होता है, फुटबॉलर होता है, क्रिकेटर अपने बैट से बॉल से बहुत ज्यादा अभ्यास करता रहता है तो उसको उसका जो संबंध है उसके साथ में स्ट्रांग बन जाता है। फुटबॉलर का फुटबॉल के साथ, म्यूजिशियन का उसके इंस्ट्रूमेंट के साथ में, सिंगर का अपने गले के साथ में। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिस चीज का काम कर रहा है जितना ज्यादा अभ्यास करेगा वो उतना ही ज्यादा उसमें अधिगम करता चला जाएगा। तो अब इस लॉ को दो तरीके से बांटा गया, दो हिस्सों में बांटा गया। पहला है द लॉ ऑफ यूज, यानी कि जब हम चीजों का उपयोग कर रहे होते हैं, प्रयोग कर रहे होते हैं, तब क्या स्थिति होती है। देखो, द लॉ स्टेट दैट व्हेन ए modifiable connection is made between a situation and response, that connection strengthen is the other thing is being equal increase, the means that SR connection is strengthened by practice। इसको ऐसा समझो, किसी चीज का यदि उपयोग किया जा रहा है, मान लो कोई चीज का, जैसे कहते हैं ना, एक तुमने वो सुना होगा हिंदी में मुहावरा कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, सुना है ना तुमने, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो वो क्या है कि यदि हम किसी चीज का यूज कर रहे हैं तो वो चीज और शार्प होती जाती है। जितना तुम चीज अपने माइंड का यूज करोगे, जितना अपने दिमाग को खपाओगे, उतना ही तुम्हारा दिमाग क्या होगा, और अच्छे से काम करेगा। तो उसकी जो पावर है स्ट्रेंथन हो जाएगी और ज्यादा वो काम करेगा। दूसरा इसका बी पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ डिसयूज। यदि किसी चीज का तुम प्रयोग करना बंद कर दोगे तो बताओ उसमें तुम्हारा जो कमांड है वो धीरे धीरे जाने लगेगा कि नहीं लगेगा। मान लो किसी चीज को तुम पहले रोज यूज करते थे, अब यूज नहीं करते, तो डिसयूज करने की वजह से जो तुमने उस पर महारत हासिल की थी, जो कमांड हासिल की थी, वो धीरे धीरे जाने लगेगी। द लॉ state that when a modifiable connection is not made between a situation and response during a length of time, that connection strength is decreased. This means any act that is not practiced for some time gradually decays। यानी कि इसका मतलब क्या है, यदि अगर हमने अभ्यास रोक दिया किसी चीज का तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। जैसे तुम 10th तक मैथ पढ़ते थे, तो मैथ में क्या होता है, यदि तुम उसके जो सवाल वगैरह प्रैक्टिस है उसको करते रहोगे तो वो सवाल टिप्स पे रहेंगे, और तुमने 2-4 महीने के लिए पढ़ाई छोड़ दी तो सब कुछ भूल जाएंगे। तो ऐसे ही अपने रियल लाइफ में भी ऐसी चीज होती है, जिन चीजों को अभ्यास में रखा जाता है, जिन चीजों का प्रतिदिन अभ्यास होता है या समय समय पर निश्चित समय अवधि में अभ्यास होता रहता है, वो चीजें हमें अधिक याद रहती है या उन पर हमारी अच्छी कमांड होती है। और जिनका हम प्रयोग करना बंद कर देते हैं, देखो ये ऐसा सिर पकड़ के बैठा है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, क्यों, क्योंकि रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहा। इसलिए तो कहते हैं कि क्या करना चाहिए, नियमित अध्ययन करना चाहिए। ये वाली बात कहां से बनी है, इसी नियम पर आधारित है ये वाली बात कि हमको क्या करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। समझ में आ गई की बात? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? चलो देखते बेटा, क्लासरूम एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये जो नियम है इसकी कक्ष में क्या उपयोगिता है, इससे हम, जैसे हमने अभी लॉ ऑफ, इससे पहले कौन सा लॉ पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का, तो उसकी क्लासरूम एप्लीकेशन देखी थी। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज की। तो इसमें देखते हैं, मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट टू यूज एंड रिपीट द नॉलेज एट दे गेट इन द क्लास। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर दो कि जो भी उन्होंने क्लास में सीखा है उसका वो प्रयोग कर सके। उनसे कोई प्रश्न पूछ लो, उनसे कुछ काम करवाओ, उनको कुछ मौका दो, ताकि बार बार उस नॉलेज का प्रयोग हो। जैसे गणित सिखाते छोटे बच्चों को, तो उनसे बार बार कुछ ऐसा काम करने के लिए कहते हैं जिससे उनको जोड़ करना पड़े, बाकी करना पड़े, गुणा करना पड़े, तो ताकि वो जो चीज सिखाई गई है उनको, वो उनके जीवन में और स्थायी बन सके। To maintain the connection for longer period, review the learned material in is necessary। यानी कि अगर उसको लगातार सिखाना है किसी चीज को, तो जो उसने सीखा है उसका अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, बार बार से रिव्यू करते रहना पड़ेगा कि भाई ये व्यक्ति जो अपन ने उसको सिखाया है क्या उस चीज को सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। तभी वो दीर्घ काल तक, लंबे समय तक उस चीज को
कनेक्शन उनके बीच में बना रह पाएगा। अगर अपन ने रिव्यू नहीं करा तो फिर पता नहीं लगेगा कि उसने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। अगला कह रहा है ड्रिल स्ट्रेंथन द बॉन्डेज बिटवीन, ऐसा ड्रिल इन द एलिमेंट्री क्लास ड्रिल प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। ड्रिल का मतलब क्या होता है कि बार बार स्टिमुलस रिस्पॉन्स एक ही चीज को बार बार रिपीट करवाते, दोहराते, एक्सरसाइज करवाते, प्रैक्टिस करवाते। जैसे गिनती कैसे सिखाते हैं बच्चों को, एक बच्चा कहता है एक तो पूरी क्लास कहती है एक, दो तो सब कहते हैं दो, तो ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीटिशन हो रहा है चीजों का, और बार बार जब रिपीटिशन होगा यानी कि उनकी प्रैक्टिस हो रही है, एक्सरसाइज होती है, तो वो चीजों को सीखते हुए चले जाते हैं। समझ में आई की बात यहाँ तक? देखो ये मैडम खड़ी है और उनको गुणा करना सिखा रही है, 1 × 3 कितना हो गया 3, फिर 2 × 3 6, तो पहाड़ा लिखना भी सिखा रही है, गुणा भी करना सिखा रही है, 3 का पहाड़ा भी बनता जा रहा है, और बच्चे फिर उनसे बुलवा भी रही है साथ साथ में, वो उधर वो बोल रही है, इधर ये बच्चे बोल रहे हैं। समझ में आ रही है ये बात? तो इस तरीके से आगे देखो, तीसरा लॉ कौन सा बेटा हमारा, द लॉ ऑफ इफेक्ट। इसका नियम प्रभाव का नियम। और प्रभाव क्या कि जो हम काम कर रहे हैं उसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, कैसा प्रभाव है, उसके बारे में बात आती है। द लॉ स्टेट दैट व्हेन ए मॉडिफाइबल कनेक्शन बिटवीन stimulus and the response is made and is accompanied by the satisfying state of affairs, that connection is strength is increased, when it accompanied by the an annoying state of affairs it is strengthened declared। इसका मतलब क्या, दो चीजें बात होगी यहाँ पर, एक तो है इंक्रीज कब होगा, सेटिस्फाइंग सिचुएशन मिली, संतुष्टि मिली अपन को, अपन ने कोई काम करा और हम लक्ष्य के निकट तक पहुंच गए, तो बताओ क्या मिलेगी हमको, संतुष्टि मिलेगी, तो पॉजिटिव चीज डेवलप होगी। और अगर अनोइंग का मतलब होता है परेशान करने वाली चीज, यानी कि हम अपने लक्ष्य से दूर चले गए, भटक गए, हम लक्ष्य से दूर है हम, तो ऐसी स्थिति में हमको फिर क्या है, डिक्रीज हो जाती है, हमारा जो प्रभाव है वो और ज्यादा कम हो जाता है। तो कह रहा है लर्निंग कैन बी सेड टू हैव टेकन प्लेस प्रॉपर्ली व्हेन इट रिजल्ट इन सैटिस्फाइंग एंड द लर्नर ड्राइव्स प्लेजर फ्रॉम इट। सीखना तभी अच्छा कहा जाता है जब सीखने वाले को उसमें आनंद मिल रहा हो। समझ में आ रही बात? सीखने वाले को मजा आ रहा हो, सीखने वाला उसमें कंफर्टेबल महसूस कर रहा हो, तब तो कुछ लर्निंग हो रही है उसकी। और उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसको ठीक वातावरण नहीं मिल रहा है, उसको लग रहा है कि मैं इतने प्रयास कर रहा हूँ फिर भी मुझे कुछ चीज नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में उसका सीखना कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है कि बात? अरे समझ पा रहे हो? जैसे बच्चा है, अब वो रोज होमवर्क करके ला रहा है, उसको एक दिन भी अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, कुछ प्रभावी नजर नहीं आ रहा उसको, वो कह रहा है कि मैं इतना अच्छा राइटिंग में लिख के ला रहा हूँ, मेरे को कोई गुड नहीं मिल रहा, वेरी गुड नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो बताओ उसका प्रभाव पड़ेगा कि उसके ऊपर नहीं पड़ेगा? हाँ, अगर उसको प्रभाव, उसको गुड वेरी गुड सब कुछ मिल रहा है, तो वो देखेगा कि मैं और मतलब मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो या फिर लिख दिया उसको थोड़ा सा कि अब आपका बेटर है, थोड़ा सा और अच्छा हुआ है, इंप्रूवमेंट्स है, तो वो और ज्यादा प्रयास करेगा उन चीजों के लिए। जैसे मान लो क्लास के 5 बच्चों को वेरी गुड मिला और एक को गुड मिला, तो गुड वाला वेरी गुड तक आने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? तो बस वही चीज है यहाँ पर। आगे देखो, क्लासरूम एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट। इस नियम के कक्ष में क्या उपयोगिता है, किस तरीके से इसको लागू कर सकते हैं क्लासरूम में, क्या क्या चीजें हैं? तो पहला करा द क्लासरूम एक्सपीरियंस शुड बी सेटिस्फैक्टरी एंड प्लीजेंट। सबसे पहले तो ये ध्यान दो, किसी भी बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए क्लास में बैठने के बाद में कि अरे ये तो पूरा बेकार चला गया समय, मैं इससे अच्छा तो और कुछ कर लेता, अपना कुछ काम कर लेता है और कुछ पढ़ लेता। उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए और उसको एक सुखपूर्वक अनुभव उसमें मिलना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को कंफर्टेबल महसूस कराना चाहिए क्लासरूम में। जब बच्चा कंफर्टेबल होगा तभी वो सीखने की स्थिति में आएगा। दूसरा, स्कूल एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज मस्ट बी अरेंज्ड इन ए सच ए वे दैट लर्नर्स मस्ट हैव सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस इन देयर वर्क। काम कुछ ऐसा हो कि बच्चे को लगे कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूं, मुझे कुछ सफलता मिल रही है। ऐसा काम मत दो उनको कि कुछ जटिल काम दे दिया और बच्चों को लग रहा है कि हम तो कर ही नहीं पा रहे। तो बताओ उनसे उनका पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव आएगा अगर वो कर ही नहीं पाएंगे तो प्रयास ऐसे करो, कुछ ऐसी चीज करो ताकि बच्चा उसको लगे कि हाँ मैं क्या करता जा रहा हूँ, कुछ सफलतापूर्वक चीजें सीखता जा रहा हूँ। स्कूल एक्टिविटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीज डिफिकल्टी ऑर्डर। इसीलिए तुमने ध्यान से पढ़ा होगा तो एक बात आती है सरल से और कठिन की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी बच्चे को शुरू में कठिन काम दे दिया तो बताओ उसको हमको वो करने से पहले खत्म कर देगा, हट जाएगा उससे, यार ये तो इतना कठिन है मैं तो नहीं करूँ उसको। उसका एटीट्यूड खराब हो गया ना उसके प्रति। तो इसलिए क्या करो, सरल क्रम से आगे बढ़ो। उसको लगना चाहिए कि मुझे जो सफलता मिल रही है। इसीलिए बच्चों को पहले सरल वाक्य सिखाते हैं, एक अक्षर का शब्द सिखाते हैं, 2 फिर 3 4 ऐसे करके धीरे धीरे करके बच्चा कठिन जो शब्द होते हैं, क्लिष्ट शब्दों तक भी पहुंच जाता है। एक दिन विजयराज जी एग्जांपल दे रहे थे कि अगर मान लो किसी बच्चे को 6ठी 7वीं की मैथ नहीं पढ़ाई जाए और सीधे 8वीं की पढ़ाई जाए तो बच्चा बताओ उसमें कंफर्ट महसूस करेगा कि उसको मैथ से डर लगने लग जाएगा। भाई 5वीं के बाद में सीधे 8वीं की मैथ पढ़ेगा तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अगर लेकिन उसको 6ठी 7वीं की पढ़ाई गई तो निश्चित रूप से वो 10वीं क्लास की मैथ को 12वीं क्लास की मैथ को भी अच्छे से कर पाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो तरीका क्या होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से और जटिल की ओर। तो ये इस नियम की लॉ ऑफ इफेक्ट जो है इसकी एक इम्प्लीकेशन है। दूसरा, मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड इन ए वेराइड वेज
सो दैट नोवेलिटी में बी मेंटेन्ड। यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो भी उसको अधिगम मटेरियल वगैरह जो भी कुछ दिया जा रहा है वो भी इसी प्रकार का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे को मटेरियल नहीं दिया तुमने, उसको कुछ मटेरियल होगा उसके पास में तभी तो वो पढ़ेगा। तो इस तरीके से उसको चीजों को प्रोवाइड किया जाए ताकि वो उनका प्रयोग अपने अधिगम में पॉजिटिव वे में कर पाए। जब उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी, चीजें मिलेंगी, उसको पढ़ने के लिए मटेरियल मिलेगा और भी सब चीजें होंगी उसके पास में, तो उसको लगेगा कि मैं प्रभावपूर्ण तरीके से, यानी कि मेरा अधिगम जो है वो प्रभावी हो रहा है। समझ पा रहे हो बात को? जब हम गोल के निकट होते हैं तो हम उसको और ज्यादा नजदीक होते हैं उसको प्राप्त करने के। यदि हम इधर उधर भटक रहे हैं या हमको प्रभाव नजर नहीं आ रहा हमारे अधिगम में, तो फिर उस गोल को प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड उनका डेवलप हो, उनको लगे कि हमारे द्वारा किए गए प्रयासों में हमें क्या मिल रही है, सफलता मिल रही है। उनको सफलता का एहसास कराना जरूरी है, उनको एक पॉजिटिव विश्वास दिलाना जरूरी है, तभी जाकर के वो क्या कर पाएंगे, आगे अपने अधिगम को जारी रख पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने 3 जो मुख्य नियम है उनको देखा। कौन कौन से नियम है? सबसे पहला नियम कौन सा? लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। दूसरा नियम है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। और तीसरा नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। समझ में आ गई के बाद किसी को कोई दिक्कत है इन तीनों नियमों में? यही नियम मेनली किसी भी एग्जाम में ज्यादातर जो भी चीज बात होती है वो इन 3 नियमों से ही पूछी जाती है। पूछा गया कि थॉर्नडाइक के नियम बताइए, अधिगम नियम बताइए, इसके द्वारा दिए गए नियम, तो हमको क्या बताना है? 3 नियम बताने, जब तक कि वो कोई बात नहीं कहे। अगर वो उसने कोई बात कही है कि भाई पूरे गौण नियम भी बताइए, मुख्य नियम भी बताइए, तब जाकर के हमको क्या करना है, पूरे नियम बताने। नहीं तो मुख्य रूप से कितने नियम बताने? कौन कौन से? वेरी गुड। चलो अब आगे बात करते। द लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग में वही बात बता रहा है ये जो वहां पे अपन ने बात करी थी ना, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। उन्हीं चीजों को यहाँ पे उसने दोबारा से बता दिया एक बार में कि भाई जो हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस है वो हमारा कंफर्ट के बारे में बात करता है कि हमको सबसे पहले तत्परता रहनी होगी, हमारी कंफर्टनेस होनी चाहिए, हम तत्पर होने चाहिए किसी चीज को सीखने के लिए। अगर विद्यार्थी सीखने को तैयार है तभी उसे सिखाया जा सकता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज बात करता है कि जिस चीज की हमने जितनी प्रैक्टिस की होगी उसमें हमको उतनी ही सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होगी। और लॉ ऑफ इफेक्ट हमारा इस बात को बताता है कि हम अगर पॉजिटिव आउटकम्स हमको मिल रहे हैं, हम पॉजिटिव रूप से आगे ग्रो कर रहे हैं, हमको पॉजिटिव साइंस नजर आ रहे हैं, तो हमारा अधिगम और भी ज्यादा प्रभावी होता जाएगा। समझ में आ गई के बाद? बेटा समझ में आ रही? नियति कोई दिक्कत? अंजलि नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? दिक्कत नहीं है मतलब? ठीक है, चलो आगे दें। अब एक एक करके बात करते हैं इसके सबऑर्डिनेट लॉज की। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है गौण नियम, सेकेंडरी लॉज, ठीक है ना? तो कौन कौन से नियम है, क्या क्या चीजें, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बहु प्रतिक्रिया का नियम, है ना? इसमें क्या होता है देखो, एक एक करके समझ लो इन चीजों को। द लॉ इंप्लाइज दैट confronted with a new learning situation the learner responds in a variety of ways before arriving at the correct response। यानी कि जब सीखने वाला व्यक्ति होता है किसी सही नियम तक पहुंचने से पहले किससे गुजरता है? वो ट्रायल एंड एरर की बात हो रही है ना, तो वो और भी कई सारे रिस्पॉन्स देता है। एक रिस्पॉन्स पर जाकर के वो सही रिस्पॉन्स तक पहुंचता है। जब भी हम नई चीज को सीख रहे होते हैं ना, तो वो तरह तरह के रिस्पॉन्स देता है वो उस चीज में। जैसे अभी वो बिल्ली वाला प्रयोग था, तो वो उसको पता थोड़ी था लीवर कहां पे, वो इधर उधर प्रयास कर रही थी। तो यहाँ पे होते मल्टीपल रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं कि एक बार में, जैसे कल जो हमने सिद्धांत पढ़ा था उसमें क्या था, एक बार में मैक्सिमम बात हो रही थी उसमें कि ट्रायल नहीं करना है बार बार, और यहाँ पे क्या है, बार बार मल्टीपल रिस्पॉन्स करने। दूसरा है लॉ ऑफ एटीट्यूड। द लर्नर परफॉर्म्स द टास्क वेल इफ he has attitude set in the task। इसका मतलब क्या है? दृष्टिकोण का नियम, यानी कि आपका दृष्टिकोण कैसा, अगर उसका पॉजिटिव माइंड सेट है सीखने वाले व्यक्ति का, तो वो क्या करेगा, उसकी तरफ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और उसने शुरुआती नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में करी है कि भाई मैं तो इसको नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर वो है उसको सीखने में इतना ज्यादा सफल नहीं हो पाएगा। अगला क्या है? लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट। द लर्नर यूजेज हिज इंसाइट, देखो इंसाइट की बात आ गई यहाँ पे भी। Select the preponderant elements in a situation and based his responses upon these elements। यानी कि उसके अंदर से उसको क्या बात लग रही है। प्रीपोटेंसी का मतलब होता है कि जो भी चीजें हैं उनके, उसको भी तो कुछ उसके प्रति कोई धारणा है उसकी, या उसको क्या लगता है उन चीजों के बारे में, तो उस चीज का भी यहाँ पर क्या है, महत्व है। यानी कि जो भी चीज के बारे में सीख रहा है उसके प्रति उसकी सूझ, उसकी समझ, उसकी इंसाइट, उसका अंतर्मन
किस तरह से उसको प्रेरित कर रहा है, उसका प्रभाव भी अधिगम के ऊपर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल मान लो किसी को लगता है कि नहीं नहीं ये काम तो मेरे लिए नहीं बना, तो बताओ उसने पहले से सोच लिया कि ये काम मेरे लिए नहीं है, तो उसमें बताओ उसकी सीखने की प्रक्रिया कितनी हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। लेकिन किसी को लगता है कि नहीं ये चीज तो मेरे लिए, मेरे को जरूर से करनी है वाली चीज, तो अगर ऐसा उसको भाव होगा तो बताओ उसमें उसको सीखने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि नहीं बढ़ जाएंगी। तो बस वही बात यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर देखो, सेलेक्ट द प्रोपोनेंट एलिमेंट्स इन ए सिचुएशन एंड बेस्ड हिज रिस्पॉन्सेज अपॉन दीज एलिमेंट्स। जो भी चीज उसके पहले से रिलेटेड है तो उसके रिस्पॉन्स उन्हीं एलिमेंट्स पर आधारित होते हैं। उसको लगता है कि ये चीज तो मुझसे जुड़ी हुई है। कई बार नहीं होता, जैसे अपन को कोई चीज पसंद है और वही चीज अपन को कहीं पे मौका मिल जाए उस चीज पे बात करने का, उस चीज पे सीखने का, तो अपन आगे बढ़ करके उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो वो यहाँ पर उसकी भी बात हो रही है। और इसके एक लॉ ऑफ रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है द लर्नर रेस्पॉन्ड टू ए न्यू लर्निंग सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पॉन्स मेड बाय हिम इन सिमुलेशन सिचुएशन इन द पास्ट। उपमा देते हैं, जैसे कहते हैं ना ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऐसा हुआ था, ऐसा करते हैं, तुलना करते हैं अपन किसी चीज की, इसको बोलते हैं एनालॉजी, उपमा करना। जैसे मान लो बच्चे को पहले कोई चीज सिखाई गई थी, तो उसको मान लो जैसे किसी बच्चे को जोड़ करना सिखा दिया, ऐड करना सिखा दिया, अब उसको गुणा करना सिखा रहे हैं, बेटा यहीं पे खड़े रहना और आवाज मत करना, ठीक है, थोड़ी देर खड़े रहो, लाइन लगा लो, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। तो उसको कोई चीज मान लो सिखाई गई, क्या चीज सिखाई गई कि जोड़ कैसे करते, वो पहले से उसको आता है। अब क्या सिखाया जा रहा है उसको, गुणा करना। तो मान लो पहले उसको सिखाया गया था 3 + 3 = 6, अब उसको सिखाया जा रहा है 3 × 3 = 9। समझ में आ रही है बात। तो 3 को 3 से जोड़ते हैं तो 6 आता है, और 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आता है, ठीक है ना। अब उसको अंतर पता लगेगा कि 3 में अगर 6 जोड़े तो भी क्या आ सकता है, 9 आ सकता है। तो वो एक चीज से दूसरी चीज को क्या करेगा, रिलेट करेगा। पहले तो जो सीखा गया ज्ञान है उसको नवीन सीखे, कोई नई चीज वो सीखना चाह रहा है, उसमें क्या करता है, उसकी हेल्प करता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी, यानी कि वो उपमा दे पाता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पहले उसने कुछ सीखा था। समझ में आ रही है बात। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कोई चीज तुम सीख रहे हो और वो उसका कुछ बेस जो है, उसका कुछ जो बेस है, लाइन लगा के खड़े हो जाओ भारी, ठीक है, उसका जो बेस है वो क्या है, ऐसा है जो कि हमने कहीं पे पहले सीखा हुआ है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को हिंदी व्याकरण पहले से हमने सिखा रखी है, क्या सिखा रखी है, हिंदी व्याकरण, और अब उसको क्या सिखाया जा रहा है, संस्कृत व्याकरण। तो हम क्या दे सकते हैं उदाहरण कि देखो ऐसा है कि ये बिल्कुल, या फिर उल्टा हो सकता है, संस्कृत व्याकरण उसने पहले से सीखी हुई है, वो हिंदी व्याकरण सीख रहा है, तो संस्कृत के कुछ नियम जो है, भाई व्याकरण तो भाषा अलग अलग है लेकिन बेस तो वही है, तो उसका प्रयोग हम दूसरी सिचुएशन में भी कर सकते हैं। अगला आता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये क्या चीज है, द रेस्पॉन्स ऑफ द लर्नर शिफ्ट विद द सिचुएशन, दिस शिफ्टिंग इज डन इन रेस्पेक्ट ऑफ बेसिक स्टिमुलस और सम रिलेटेड एसोसिएटिव स्टिमुलस। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मान लो जो रेस्पॉन्स दे रहा है वो, द रेस्पॉन्स ऑफ द लर्नर शिफ्ट विद द सिचुएशंस। हर स्थिति में एक जैसे रेस्पॉन्स नहीं दिए जा सकते, परिस्थितियां अलग अलग होंगी, तो लर्नर के द्वारा उस पर जो रिएक्ट किया जा रहा है, जो रेस्पॉन्स दिया जा रहा है, वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। This shifting is done in respect of the basic stimulus or some related associative stimulus। जैसे मान लो इसको ऐसा समझते हैं, किसी एक चीज के प्रति हमारी अनुक्रिया कुछ और थी, अब दूसरी चीज वो उससे जुड़ी हुई है, लेकिन जैसे मान लो किसी को चाय बहुत पसंद है, तो चाय के प्रति उसका भाव कुछ अलग है, और कॉफी भी उससे मिलती जुलती है तो वो भी पेय पदार्थ, तो लेकिन अब उसका जो रिस्पॉन्स है उसके प्रति थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो कह रहा है कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी कि एक चीज अगर बच्चे ने पहले सीखी हो, जैसे इसमें तो क्या था, जो पहले से सीखी गई चीज थी उसकी सहायता से वो कुछ नया चीज सीखने का प्रयास कर रहा था। अब दोनों चीज अलग अलग है, लेकिन पहले जो सीखी गई चीज थी उसको एसोसिएट कर रहा है, उसको वो जोड़ रहा है किसी नई चीज के साथ में। समझ में आ रही है बात। पहले तो उसी के आधार पर नई चीज सीखी जा रही थी, अब जो सीखी गई चीज है उसको किसी नई चीज में क्या जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से ये इसके क्या है, 5 गौण नियम है। लेकिन हमको मेनली कौन से नियम याद रखने बेटा, 3 नियम। कौन कौन से, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये इसके कुछ थे। अब इसकी एजुकेशनल इंप्लीकेशंस है कि किस किस तरीके से इसको जो है हम लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एजुकेशनल इंप्लीकेशंस यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, या जब इसको इस लॉ का प्रयोग हम एजुकेशन के सेक्टर में करेंगे तो किस प्रकार से इसको लागू किया जा सकता है। तो पहली चीज आती है, थॉर्नडाइक्स थ्योरी एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्नर। सबसे मेन जो इसमें बल दिया गया वो किस पे दिया गया, मोटिवेटेड होना चाहिए लर्नर। ऐसा नहीं कि निष्क्रिय पड़ा है, उसके अंदर खुद के अंदर ही सीखने की जिज्ञासा नहीं है, प्रेरित नहीं है वो अंदर से, तो बताओ कैसे सीखेगा। सबसे मेन चीज क्या है, लर्नर शुड बी मोटिवेटेड। वो लर्नर जो है वो कैसा होना चाहिए, अभी प्रेरित होना चाहिए।
It stressed the importance of the mental readiness, meaningful practice and incentive in learning process. क्या बात कह रहा है, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले मेंटल रेडीनेस, मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए बच्चा पढ़ने के लिए। दूसरा क्या, मीनिंगफुल प्रैक्टिस, अभ्यास करना चाहिए वो तरीके से उस चीज का। और इंसेंटिव इन लर्निंग, और जब वो सीख रहा है तो उसको क्या मिलने चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलनी चाहिए ताकि उसका अधिगम उसको लगे कि कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो मैं अपने गोल के नजदीक जा रहा हूं। जो 3 नियम है ना, उन तीनों की यहां पे बात बताइए इसने। समझ में आ रही है बात? आगे कह रहा है द लॉ ऑफ रेडीनेस इंप्लाइज दैट द टीचर शुड बी प्रिपेयर द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले बच्चों को सिखाने से पहले उनका दिमाग को तैयार करो, उनका मन तैयार करो, उनको सीखने की स्थिति में लेकर के आओ। जब तक बच्चे तैयार ना हो जब तक उनको सिखाओ मत। आगे कह रहा है मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द लर्नर्स टू यूज रिपीट नॉलेज। जो उन्होंने सीखा है उसका प्रयोग करने के या उस ज्ञान को दोहराने के बच्चों को बार बार मौके देने चाहिए। बताओ उससे क्या होता है, अभ्यास करने से सीखा हुआ ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। समझ में आ रही है बात? आगे रिव्यू ऑफ लर्निंग मटेरियल इन ऑर्डर टू मेंटेन द लर्निंग कनेक्शन इन लॉन्गर पीरियड। और लंबे समय तक अधिगम को करने के लिए बीच बीच में क्या करना पड़ता है, रिव्यू करते रहना पड़ता है कि हमने जो सीखा था उसको हम क्या तो नहीं कर गए, भूल तो नहीं गए, तो उसको रिव्यू करते रहो। लॉ ऑफ इफेक्ट गिव इंपॉर्टेंस टू मोटिवेशन एंड रिइंफोर्समेंट। और प्रभाव का नियम क्या कहता है, मोटिवेशन तभी तक ही बना रहेगा जब तक कि क्या मिलता रहे, रीइंफोर्समेंट मिलता रहे। एक बच्चा अच्छी राइटिंग में लेख लिख करके लाया तो उसका मोटिवेशन तभी है जब उसको गुड वेरी गुड मिले या उसकी तारीफ हो क्लास के सामने, तब उसको और मोटिवेशन मिलेगा दोबारा से काम करने के लिए। लर्निंग बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, और जो सिखाया जा रहा है वो किस पर आधारित होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। बेटा जब तुम आगे के सेमेस्टर में चीजों को पढ़ोगे तो तुम टीचर्स के चीजों पढ़ोगे तो उसमें एक बात निकल करके आएगी कि टीचर को हमेशा जो भी कुछ सिखाए वो बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इससे बताओ क्या होता है, बच्चे चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं, उनको ये नहीं लगता कि पता नहीं ये चीज कहां से आ गई, प्रीवियस नॉलेज से जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए। समझ में आगे के बाद? तो ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन है और इसमें यहीं तक है ये वाला पूरा सिद्धांत। और बाकी की जो चीजें हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ी, गौण नियमों को हमें इतना ध्यान नहीं देना, उनके नाम भी हमें याद रह जाए तो बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। लेकिन जो 3 मुख्य नियम है उनको हमें अच्छे से ध्यान में रखना है और इसका प्रयोग ध्यान में रखना है। ट्रायल एंड एरर, त्रुटि करो फिर प्रयास करो, फिर त्रुटि करो, फिर प्रयास करो, फिर त्रुटि करो, ये बात चलती रहेगी। ट्रायल एरर ट्रायल एरर। और ये कब तक चलेगा, जब तक कि क्या नहीं मिल जाता है, लक्ष्य नहीं मिल जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।